हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कामराड़ी एकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1000 क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट सेशन चालू हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित के मध्य कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कि ये NO, ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, पैरोक्सिल ऑक्साइड जो होता है C3H3O5N, और ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो इसका आंसर होगा पैरोक्सियल नाइट्रेट। पैरोक्सियल नाइट्रेट ये जो होता है यह एक रासायनिक जहरीली गैस है। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो सूत्र होता है C3H3O5N, C3H3O5N, जिसको शॉर्ट में APN के नाम से जाना जाता है, यानी कि एसिल पैरोक्सी नाइट्रेट्स। हम यहाँ पे प्रदूषक जो एक वर्ड है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो प्रदूषक जो होता है, प्रदूषक यानी कि पोल्यूशन, ये पोल्यूशन दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है पोल्यूट और एक होता है प्रदूषण। जो ये होता है शुद्धता को खत्म करने वाला। ये होता है प्रदूषण करने का कार्य, प्रदूषित करने का कार्य, प्रदूषित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो आइए हम और भी देखते हैं इसके प्रदूषण के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रदूषण को दो श्रेणी में बांट गया है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड, यानी कि जिनमें पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक घटकों में मानव के लिए हानिकारक परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब पर्यावरण में उपस्थित भौतिक व रासायनिक घटक जो हानिकारक पदार्थों में बदल जाते हैं, यानी कि हानिकारक पदार्थों में बदल जाते हैं, ये श्रेणी फर्स्ट की आ जाते हैं। और श्रेणी सेकंड, इसमें होता है कि जो आधुनिक औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी द्वारा पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं। पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं।
तो ये दो श्रेणी में बढ़ जाता है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकेंड। पहले में तो क्या होता है कि जो भौतिक पदार्थ होते हैं जो एक हानिकारक पदार्थ में बदल जाते हैं तो उससे एक प्रदूषण हो जाता है। दूसरा ये है कि जैसे कि हमने कोई सिटी के अंदर औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगा रही है तो उससे निकलने वाले दूषित पानी से प्रदूषण फैल रहा है, तो वो ये कारण है, यानी कि वो पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं और वो प्रदूषण का कार्य करने लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रदूषण के एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और तापीय प्रदूषण, ये एक पोल्यूशन के प्रकार हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवरों में फुट एंड माउथ का रोग का कारण होता है, यानी कि जानवरों में फुट और माउथ में जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और वायरस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बैक्टीरिया होगा या प्रोटोजोआ होगा या फंगस या वायरस? तो इसका आंसर होगा वायरस। वायरस के कारण फुट और माउथ रोग होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जानवर होते हैं उनके पैरों के बीच में यहाँ पर ये फुट रोग होता है, और माउथ में दांतों के पास जो त्वचा होती है उसके अंदर होता है ये रोग। पालतू जानवरों में ये जो रोग होता है पालतू जानवरों में होता है। एग्जाम्पल गाय, भैंस, बकरी, भेड़ एंड ईटीसी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैजा हो गया, खांसी है, कुष्ठ रोग है, ये रोग बैक्टीरिया से होते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया जो रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये फंगस, खुजली, हमारे शरीर में जो खुजली होती है फंगस के कारण होती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वॉल्व और एकीकृत सर्किट और VLSI। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। जो प्रथम पीढ़ी थी जो स्टार्ट हुई थी 1945 से लेके 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी चली थी। इसके अंदर जो कंप्यूटरों में उपयोग किया जाने वाला जो स्टोर के रूप में किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। चलिए हम देखते हैं पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का है, और जो इसके अंदर ये जो चली थी 1956 से 1964 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और ये जो भाषा थी वो भाषा थी असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। जो प्रथम पीढ़ी में जो भाषा का प्रयोग किया गया था वो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के अंदर।
एकीकृत सर्किट जो एक तथ्य पीढ़ी में काम आई थी, तथ्य पीढ़ी में इसका एकीकृत सर्किट का उपयोग किया गया था। ये जो पीढ़ी थी ये 1964 से स्टार्ट हुई थी। एकीकृत सर्किट आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। और ये है VLSI जो कि वर्तमान में चल रही है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है VLSI, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो आई थी 1970 के अंदर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। चलिए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है? ऑप्शन है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, शीर्ष तंतु और एंट्रम। तो शुक्राणु का भाग नहीं है, इसका भाग नहीं है एंट्रम। क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और शीर्ष तंतु शुक्राणु के पार्ट होते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षैतिज धरातल पर रखी एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल है, मतलब जैसे कि आप सभी को बताया कि अगर ये सॉरी दोस्तों इसको यह एक सतह है। यदि एक सतह है, क्षैतिज सतह, अगर एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल, अगर यह एक बूंद है तो इस पर लगने वाला बल, एक बल तो होगा गुरुत्व के कारण लगने वाला बल जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, और एक होता है इस पृष्ठ के द्वारा लगने वाला बल, पृष्ठीय तनाव। मतलब जो पृष्ठीय तनाव होता है अपने आप को अंदर की तरफ खींच कर रखने वाला बल। जो बूंद जो बनती है वो एक दूसरे के अंदर की तरफ ऐसे बल लगा लेते हैं जिससे कि वो पानी जो होता है वो पानी जो बूंद का रूप ले लेता है। तो ये जो होता है वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठीय तनाव बल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव कहलाता है। 2 जीनोम से अधिक वाला जीव कौन सा होगा? पहला है एकल गुणित, दूसरा है बहुगुणित, तीसरा है द्विगुणित और चौथा है अर्धगुणित। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुगुणित, क्योंकि ये 2 से अधिक बना रहा है तो इसका आंसर होगा बहुगुणित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध श्रावण का प्रारंभ कहलाता है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया है जो दूध का श्रावण प्रारंभ होता है, वह प्रारंभ होता है, वह क्या कहलाता है? इसमें है लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपीसियस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लैक्टोजेनेसिस। आप सभी को पता है तो दूध होता है, दूध की शुद्धता जो मापी जाती है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, उसका नाम है लैक्टोमीटर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है। यदि हमारे लीवर के अंदर जो किडनी है ना, किडनी के अंदर यूरिया की
अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है स्तवरक्षौथ, गुर्दा खराब हो जाना, इनकी गुर्दा खराब हो जाना, गुर्दे की पथरी या यूरीमिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूरीमिया। यूरीमिया इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित प्राणी में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो इसका जो आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? मतलब उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को भी बढ़ा देता है? जैसे कि आप सभी को पता है उत्प्रेरक जो होता है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो उत्प्रेरक होता है उसकी जो अभिक्रिया की दर को कौन बढ़ा देता है? ऑप्शन है इंक्रीजर, विष, वर्धक और अवशोषक। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा वर्धक, जो कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया को भी बढ़ा देता है। तो इसको काट लेना यहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता मात्रा क्या कहलाती है? जैसे कि यदि Na है और उसमें 11 परमाणु क्रमांक है, यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्य फंक्शन, कार्य बल, कार्य उत्सर्जन और कार्य ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा कार्य फंक्शन, जिसको हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। जैसे कि एक धातु है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या कार्य फंक्शन भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है काला कोयला, भूरा कोयला, ग्रे कोयला और पीला कोयला। तो इसका आंसर होगा भूरा कोयला। भूरा कोयला तत्व कोयला होता है। बात करते हैं हम कोयले की। कोयला जो होता है वह कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण ही कोयला कहलाता है। जैसे कार्बन का जो यौगिक होता है उसकी अगर अभिक्रिया करा के उसमें से अगर प्योर कार्बन का एक मिश्रण निकाला जाता है तो वो कोयला कहलाता है। तो हम बात करते हैं कोयले की। जो कोयला होता है उसकी 4 किस्में होती हैं, यानी कि उसके 4 पार्ट होते हैं। 4 होते हैं इसके। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट का जो नाम होता है वो होता है बिटुमिनस। दूसरा जो होता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट।
तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है चौथे का नाम है पीट। तो ये हो गए कोयले के 4 पार्ट। अब हम बात करते हैं बिटुमिनस की। बिटुमिनस जो होता है एक सामान्य कोयला होता है, सामान्य कोयला है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 70 से 80% जो होता है यही पाया जाता है। इसको हम मुलायम कोयला भी कहते हैं, मुलायम कोयला भी हम बिटुमिनस को कहते हैं। एंथ्रेसाइट ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें 90 से 98% कार्बन होता है। बात करते हैं हम लिग्नाइट की। तो लिग्नाइट जो होता है वो ही भूरा कोयला होता है। ये जो तीसरा है यही भूरा कोयला होता है। ये जो होता है यही लिग्नाइट होता है और इसमें 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। ये सबसे निम्न कोटि का, जो पीट होता है निम्न कोटि का होता है। संसार में जो सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः होती है स्टोमेटा, अपलवक, सूक्ष्म तंतु या प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर होगा स्टोमेटा। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये जो पत्तियाँ होती है उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, तो ये उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करती है। इसी के अंदर से पानी निकलता है, तो किनारों पर आ जाता है, उसे हम बिंदु स्राव कहते हैं। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बताया था, उसी के अंदर होता है स्टोमेटा और इसी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है। ऑप्शन है प्रकाश मंडल, स्तरमंडल, आयनन मंडल और वायुमंडल। तो इसका जो आंसर होगा वह प्रकाश मंडल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का साइज समान होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये बात गलत, ये भी गलत है। और उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये बात गलत है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। कोशिका के बारे में आपको सभी पता है। 1665 रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, मर्द कोशिका की। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है। कोशिका के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है सूत्री विभाजन, मोरुला या ब्लास्टोसिस्ट या परासरण। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इनमें से होगा ए, डी, सी और डी। तो इसमें होगा सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के आधार पर ही कोशिका का विभाजन होता है, जिसके कारण उनमें कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो चलिए हम देखते हैं सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन जो होता है उसे हम समसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कोशिका विभाजन
कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। एक तो है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। और दूसरा जो है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आप सभी को पता है कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वह कायिक कोशिकाओं में होता है। ये जो होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में। जब ये कोशिका जनन करती है तो संतान कोशिका उत्पन्न होती है, संतान कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो इनमें गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या यदि जनन कोशिका के समान होती है, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यदि जनन कोशिका के समान होती है तो वह समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाती है। कुल मिला के बात यह है कि जो जनन कोशिका होती है उनकी जो संतान होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या यदि जनन कोशिका के बराबर होती है तो वह समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाती है। और हम बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होती है। यह जो प्रक्रिया होती है यह द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होती है ये प्रक्रिया। अब इसमें जो संतान कोशिका होती है, जनन कोशिका और जो संतान कोशिका होती है, संतान कोशिका जो होती है उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या अगर आधी है तो वह अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन कहलाती है। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी, यानी कि आधी हो जाती है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। यदि द्रव्यमान m और वेग जो है v, इसका गुणनफल क्या कहलाएगा? तो इसका गुणनफल कहलाएगा संवेग, यानी कि P बराबर mv, संवेग कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? केवल न्यूट्रॉनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, सहयोजी इलेक्ट्रॉनों को, नाभिक और प्रोटॉनों को। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब वह अपघटित नहीं होता है। पेपर आप सभी को बताया, कागज अपघटित हो जाता है, लकड़ी गल जाती है, कॉटन भी गल जाता है, लेकिन यहाँ पे टिन एक धातु है जो जल्दी से अपघटित नहीं होता है। तो टिन की बात, टिन जो होता है जिसका प्रतीक होता है Sn। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विषम मिश्रण जिनमें विलय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निलंबन, निलंबन कहा जाता है। आप सभी को पता है कि एक ग्लास है और ग्लास में यदि द्रव है, यदि हम इसमें मिट्टी डाल देते हैं तो वह इसमें कभी भी विघटित नहीं होगा, विलय के कण टूट कर इसमें मिल नहीं जाएंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे।
या और अलग रहेंगे तो वो निलंबन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है गुणसूत्रों का एक सेट, गुणसूत्रों के 22 जोड़े, एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्रों के 3 सेट। तो आंसर जो होगा वो होगा गुणसूत्रों का एक सेट। गुणसूत्र आपको पता है 46, सेट होगा 23 सेट होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? ऑप्शन है 10 डेसिमल, 0 डेसिमल, 50 डेसिमल और 100 डेसिमल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 10 डेसिबल। 10 डेसिबल इसका आंसर होगा। मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो 1 डेसिबल है, डीबी, 1 डेसिबल बराबर 0.02, यानी कि 0.002 डाइंस पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। और 1 डीबी बराबर 10 की पावर -16 वाट ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा बैक्टीरिया के कारण रोग होता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चिकन पॉक्स और टाइफाइड। तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है यह एक वायरस होता है। वायरस के कारण यह रोग उत्पन्न होता है जो कि लीवर पर हमला करता है। लीवर को डैमेज कर देता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, बात करते हैं पोलियो। तो पोलियो ये भी एक वायरस है, वायरस डिजीज है। वायरस डिजीज है और वायरस का नाम क्या है? उसका नाम है एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस वो है जिसके कारण पोलियो रोग होता है। और इसकी जो वैक्सीन है उसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और जब हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं इसको हम आम भाषा में छोटी माता के नाम से जानते हैं। ये भी एक वायरस डिजीज है और जो ये रोग होता है उस वायरस का नाम है हर्पिज वायरस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में चींटी के डंक में पाया जाता है। बात करते हैं एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका के नाम से जानते हैं, CH3COOH। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे पदार्थों में, खट्टे जैसे फल है, जैसे कि फल जो होते हैं उनमें, जैसे कि अंगूर है, सॉरी एक मिनट रुको, जो खट्टे फल फूल हैं
उनमें ये एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है तो विटामिन सी जो है उसका नाम है, ये विटामिन सी का नाम है। जो विटामिन सी में आते हैं जैसे संतरा है, नींबू है, कच्चे आम आदि। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वह टमाटर में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला फॉर्मिक एसिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समुच्चय केवल दूरी मापने की मात्रक है? इनमें से ऐसा कौन सा समुच्चय है जो केवल दूरी मापता है? ऑप्शन है बालिस्ट, वर्ष और प्रकाश वर्ष। दूसरा है बालिस्ट, मीटर और प्रकाश वर्ष, मीटर, हर्ट्ज और बालिस्ट। और तीसरा है मीटर, प्रकाश और हर्ट्ज। इसका आंसर होगा बालिस्ट। आप सभी को पता है तो बालिस्ट जो होता है, तो जैसे कि ये हमारा हाथ है, तो यहाँ पे जो अंगूठा होता है और ये छोटी उंगली होती है, उसके जो बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम बालिस्ट कहते हैं। तो ये एक दूरी का मात्रक है। दूरी मापने का, जैसे आम भाषा में हम एक बलांद के नाम से जानते हैं आम भाषा में। मीटर आप सभी को पता है। प्रकाश वर्ष जो पृथ्वी एक साल में जो दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है पारसेक, यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जिसके द्वारा पारसेक होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल का उत्पादक नहीं है? ऑप्शन है बिटुमिन, कोक और स्नेक तेल और पैराफिन मोम। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा कोक। कोक जो होता है, कोक COKE, जो कोक होता है इसमें पेट्रोल का उत्पादक ये नहीं होता है। जो कोक जो बनता है कार्बन जो होता है ना, कार्बन को वायु की अनुपस्थिति, यानी कि कार्बन को वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर कोक का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा कोक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख जो गैस की घटक है वो सबसे ज़्यादा, मतलब जो कि वायुमंडल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। जैसे क्या एक ट्रिक है, मैंने पहले बताया आपको, नो एसी, तो यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होगा आर्गन और ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं हम। जो नाइट्रोजन की जो मात्रा इसमें उपस्थित होती है वो होती है 78.03% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है उसकी मात्रा होती है 21% और CO2 की मात्रा होती है 0.03%। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, मतलब प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? प्राणियों में कौन से प्राणी आएंगे इसमें? जो होगा वो जानवर होगा, मनुष्य होगा, वे प्राणी। तो ऑप्शन है मोलस्को, जैसे चूर्ण प्रवार, एनेलिडा या इकाइनोडर्मेटा और ऑर्थोपोडा। तो इसका जो आंसर होगा ऑर्थोपोडा। तो आइए देखते हैं ऑर्थोपोडा कहाँ पे पाया जाता है किंगडम के अंदर। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं हम ऑर्थोपोडा। पहले बताया मैंने व्हाइटेकर 1959 पंच अवधारणा। तो 5 किंगडम और उन्हीं में से एक होता है एनिमेलिया। उन्हीं में से एक होता है और एनिमेलिया को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है नॉन कार्डेटा और एक का नाम है कॉर्डेटा। तो ये जो होता है इसके अंदर जो पाए जाते हैं उनमें से आप देखते रहिए। पहला होता है पोरीफेरा। पहला। दूसरा पाया जाता है निडेरिया। तीसरा पाया जाता है प्लेटीहेल्मिनेथिज। चौथा जो पाया जाता है उसका नाम है एस्के हेल्मिनेथिज। ऐसे कैसे ही। पांचवा जो पाया जाता है उसका नाम है एनेलिडा। छठा जो पाया जाता है उसका नाम है ऑर्थोपोडा, जो मैं आपको बता रहा था ऑर्थोपोडा। एक होता है 7वां मोलस्को और 8वां जो होता है उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। ये लिख रखा है जो इकाइनोडर्मेटा। ये एनिमेलिया के नॉन कार्डेटा के अंदर पाए जाते हैं। पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिनेथिज, निडेरिया, एस्के हेल्मिनेथिज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्को और इकाइनोडर्मेटा। तो सबसे ज़्यादा विकसित जो होता है सबसे ज़्यादा वो ऑर्थोपोडा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग का विचलन कौन से रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है बैंगनी, नीला, पीला और लाल। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विचलन कोण तो आप सभी को पता है प्रिज्म के बारे में। ये एक प्रिज्म है। यदि यहाँ से हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 2, 3, 4, 5 और 6 और 1, 7। जब श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर गुजारा जाता है तो प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। विबग्योर,
को। विव योर, ये एक ट्रिक है, मतलब विव योर, ये 7 रंगों में विभक्त होता है। तो ये तो होता है वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये होता है ग्रीन, ये होता है येलो, ये होता है ऑरेंज, और ये होता है रेड। तो ये 7 रंग होते हैं। तो आप सभी को पता है इसका कोण, जो नीला जो होता है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बैंगनी, क्योंकि वॉयलेट का सबसे ज़्यादा विचलन हो रहा है। यहाँ से हम कोण देखते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो इसी का होता है, वॉयलेट। और सबसे कम जो होता है वो होता है लाल रंग का। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, इसी के कारण इसकी तरंग दैर्घ्य, इसी के कारण इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसी के कारण हमें यह दूर तक दिखाई देता है। और इसकी सबसे कम होती है, इसीलिए ये कम दिखाई देता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। और जो इसकी जो आवर्ती होती है, आवर्ती, वह सबसे अधिक होती है। और इसकी सबसे कम आवर्ती। देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।